नमस्कार प्रोफेसर अरुण कुमार जी, स्वागत है आपका एक बार फिर नई परख के मंच पर। आज 27 तारीख है और हम लोग साल के बिल्कुल अंत में हैं। मोदी सरकार का ये दावा है कि भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था होने के लिए जा रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था 8% की दर से ग्रो कर रही है। 8% की दर से उसका जो कुल घरेलू उत्पाद जीडीपी है वो बढ़ रहा है और ये नतीजा उन्होंने बड़े-बड़े निर्णय लिए हैं, इसलिए ये शानदार अर्थव्यवस्था का नतीजा आया है। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि 2026 आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए 2026 की संभावनाएं बहुत उज्जवल हैं। क्या ऐसा है? आज मैं इंडियन एक्सप्रेस का एक संपादकीय पढ़ रहा था। तो संपादकीय में चिंता व्यक्त की गई थी कि जो अर्थव्यवस्था 8% की दर से ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, उस अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश इतिहास में सबसे ज्यादा कम क्यों हो गया है? जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई है, वो बहुत कम हो गया है। दूसरी बात यह है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे स्टॉक मार्केट में, उन्होंने पूरे साल 2025 के पूरे साल जितनी बड़ी रकम का उसमें आंकड़ा लिखा हुआ था, मेरा तो दिमाग घूम जाता है कि उतने उतने हजार करोड़ का क्या मतलब हुआ। अब मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। बहरहाल उसमें लिखा हुआ है कि इतने करोड़ रुपए उन्होंने निकाल लिए इसमें से, इंडियन स्टॉक मार्केट में से निकाल लिए। तो उनका कहना था कि अगर 8% का वास्तव में 8% की वास्तव में ग्रोथ हो रही है, तो कुछ विदेशी पूंजी निवेशकों को भारतीय अर्थव्यवस्था में दिलचस्पी उनकी बढ़नी चाहिए थी। फिर अभी जो भारतीय एयरटेल वाले हैं, वो चीनी जो कंज्यूमर जायंट है हायर, उसको खरीद रहे हैं भारतीय एयरटेल वाले। तो उसमें टिप्पणी ये की गई थी कि बजाय इसके कि वो निवेश करें भारतीय अर्थव्यवस्था में, वो भारत को पैसा उगाने का, अपने शेयरों को बेचकर पैसा उगाने का उन्होंने जरिया बना लिया है। जबकि ये भी, इसको भी एफडीआई नहीं कह सकती है, तो भारत की कंपनी उसमें निवेश कर रही है उसको खरीदने में। तो आपका क्या विचार है? ये एक अंतर्विरोध है कि 8% की तथाकथित ग्रोथ, लेकिन विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी ना के बराबर, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे भारत का उत्पादन का क्षेत्र हो। देखिए, अभी भारत की अर्थव्यवस्था जो 5वीं नहीं, वो कह रहे 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था है ना, जापान से आगे। क्योंकि जापान की अर्थव्यवस्था पिछले 25 साल में बहुत कम बढ़ रही है और भारत की अर्थव्यवस्था ऑफिशियली अगर आप देखें तो 6.5-7% बढ़ी है पिछले 10 सालों में। तो इसलिए वो ये कहा जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो आईएमएफ ने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था जापान की अर्थव्यवस्था से आगे हो जाएगी दिसंबर तक, वो उन्होंने जल्दबाजी में बोल दिया मई में ही कि भारत की अर्थव्यवस्था आगे चली गई है। तो उस पे फिर लोगों ने बताया कि भाई कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये निर्भर करता है कि हमारा रुपया गिर रहा है या जापान का येन गिर रहा है, क्योंकि वो जो डॉलर में पैरिटी होती है वो निर्भर करेगी कि हमारा रुपया तेज हो रहा है या कमजोर हो रहा है। अब हमारा रुपया तो कमजोर ही होता चला जा रहा है, तो इसलिए अभी ये कहना जरा मुश्किल है। दूसरा, फिर हमारा इन्फ्लेशन जो है वो जापान का ज्यादा है, हमारा ज्यादा है, उस पर निर्भर करेगा कि हम क्रॉस करेंगे या नहीं। और सबसे बड़ी जो बात है कि ये जो हमारा ग्रोथ रेट है 8% या पिछले तिमाही में 7.5%, वो संगठित क्षेत्र का है। क्योंकि क्वार्टरली डेटा जो आता है उसमें कृषि का डेटा जरूर आता है, लेकिन लोग उस पर भी कहते हैं कि वो शायद सही नहीं है। लेकिन जो बाकी डेटा है वो तो संगठित क्षेत्र का आता है और उसमें पूरा संगठित क्षेत्र का भी डेटा नहीं मिला होता है। तो इसलिए ये प्रोजेक्शन होता है कि पिछले साल को आगे प्रोजेक्ट कर लिया जाता है। और किस प्रकार से प्रोजेक्ट किया जाता है? वो कहते हैं कि हमारे जो फास्ट मूविंग सेक्टर्स हैं, है ना, जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जिसको बोला जाता है, कि मतलब हमारा जीएसटी कलेक्शन कितना हो रहा है, हमारे एयरपोर्ट पे कितना पैसेंजर जा रहे हैं, रेलवे फ्रेट कैसा हो रहा है ना। तो ये जो सारे पैरामीटर्स हैं ये तो संगठित क्षेत्र के पैरामीटर्स हैं। तो हम संगठित क्षेत्र के पैरामीटर्स से ही अपने जीडीपी को मूव कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि हमारा असंगठित क्षेत्र जो नॉन एग्रीकल्चर है उसका डेटा नहीं है, उसको हम मान लेते हैं कि जैसे संगठित क्षेत्र चल रहा है उसी प्रकार से ये चल रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि नोटबंदी के समय से ये दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं। संगठित क्षेत्र तो बढ़ रहा है लेकिन असंगठित क्षेत्र गिर रहा है, और चूंकि असंगठित क्षेत्र गिर रहा है तो उसकी जो डिमांड है वो संगठित क्षेत्र की तरफ जा रही है, इसलिए संगठित क्षेत्र का जो ग्रोथ है वो ज्यादा तेज दिख रहा है।
तो इसलिए मेरा मानना है कि पिछले नोटबंदी के समय से हमारा ग्रोथ रेट 2.5%, 2%, 3% इससे ज़्यादा एवरेज में नहीं रहा है। कई सालों में तो गिर गया, जैसे कि नोटबंदी के दौरान वो गिर गया था। उसी तरह पैंडेमिक के दौरान फिर ज़बरदस्त गिरावट आई थी, बहुत नेगेटिव हो गया था। तो इसलिए कुल मिला के एवरेज में 2.5% से ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी हमारी अर्थव्यवस्था $3.8 ट्रिलियन नहीं हुई है, जो जापान की अर्थव्यवस्था से हम आगे मान लें अपने आप को। अभी हम $2.5 ट्रिलियन के बराबर हैं, करीब इटली से थोड़ा आगे। तो मतलब अभी हम 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, न कि 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। अब जो IMF है, जो मैं बात कह रहा हूँ नोटबंदी के समय से, वो IMF ने भी कह दिया अभी, पिछले साल भी कहा, इस साल भी कहा। इस साल क्योंकि हिंदू में रिपोर्ट आ गई, तो जो अखबारों में जो ज़्यादा उसकी चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो इनफॉर्मल सेक्टर है, मैं असंगठित क्षेत्र बोलता हूँ, वो उसको इनफॉर्मल सेक्टर बोल रहे हैं, उसका जो आंकड़ा है वो सही नहीं आ रहा है। वो हमारे जो GDP के आंकड़ों में नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने और भी कई गलतियां पॉइंट आउट की कि हमारे GDP में क्या कमजोरी है, वो भी 2011-12 के बेस के आधार पे है, जबकि अर्थव्यवस्था में काफ़ी तब्दीली आ गई है तब से। फिर जो हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो भी 2011 की बेस पे है, जो कि सही नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि डिस्क्रिपेंसी बहुत हो गई है। डिस्क्रिपेंसी का मतलब है कि आप उसमें जो गड़बड़ियां हैं GDP में, उसकी वजह से आपका रेट ऑफ ग्रोथ ज़्यादा दिखता है। और फिर आपका जो और भी उन्होंने पॉइंट आउट किया कई चीज़ें। तो इसलिए अब मुझे लगता है कि दुनिया में भी एक्चुअली विश्वास कम हो गया है कि हमारी अर्थव्यवस्था 8% की ग्रोथ पे है। अब इसमें जोड़ दीजिए आपकी जो ट्रंप साहब कर रहे हैं, जो ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, 25% वैसे लगाया, 25% पीनल लगा दिया कि हम रूस से जो तेल लेते हैं। तो ये जो 50% है, इसका असर ये है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स पे इसका असर पड़ता है, हमारे जो एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि ये जो खासकर जो टैरिफ है, पीनल टैरिफ, वो खासकर जो लेबर इंटेंसिव क्षेत्रों में है, तो उसका असर हमारे अनएम्प्लॉयमेंट पे पड़ता है, उसका असर हमारे एक्सपोर्ट पे पड़ता है। उससे फिर हमारा रुपया कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि जो हमारा अमेरिका के साथ ट्रेड है, उसी में सब ज़्यादा हमारा सरप्लस होता था, ट्रेड सरप्लस। अब वहाँ से क्योंकि अगर वो कम होता है, तो हमारा ट्रेड सरप्लस कम हो जाएगा, तो उससे हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे असर पड़ेगा। तो इसलिए जो हमारे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो तो देखता है कि प्रॉफिट कहाँ ज़्यादा हो रहा है। और इस समय अमेरिका का जो शेयर मार्केट है, वो बहुत उछाल पे है। तो क्योंकि वो बहुत उछाल पे है, तो इसलिए क्योंकि वो बहुत उछाल पे है, तो इसलिए यहाँ से पैसा निकल के बाहर जा रहा है, वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है, वो इतना अच्छा नहीं कर रहा है, जितना कि कर सकता था अगर ये ट्रंप साहब का वो सब नहीं होता गड़बड़। और जो अमेरिका में जो 7 जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, उसमें जो ज़बरदस्त उछाल आया है, उससे अमेरिका के स्टॉक मार्केट में उछाल आया है। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वहाँ जा रहा है। फिर क्योंकि रुपया कमज़ोर हो रहा है, तो डॉलर में जो रिटर्न आ रहा है आपका, वो डॉलर में रिटर्न कम हो जाता है। तो डॉलर में जब रिटर्न कम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी बाहर जा रहा है। फिर जो सोना है, सोने के दाम बढ़ गए हैं। वो सोने के दाम इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि एक तरफ अमेरिका ने पाबंदी लगाई रूस के ऊपर, तो इसलिए सब जो सेंट्रल बैंक से उनको डर लगता है कि कल हमारे ऊपर भी अगर पाबंदी लग गई, तो हमारी भी परेशानी हो जाएगी। तो डॉलर के रिजर्व्स होल्ड करने की जगह अब गोल्ड के रिजर्व्स होल्ड कर रहे हैं। तो हमारा RBI भी डॉलर और खरीद रहा है, बाकी सेंट्रल बैंक भी डॉलर और सोना और खरीद रहे हैं। डॉलर से वो हट के सोने की तरफ जा रहे हैं, तो उससे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो और बिगड़ जाता है। तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रुपया कमजोर हो रहा है, और उसी की वजह से फिर जो है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, क्योंकि अनिश्चितता बनी हुई है, और जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर चला जाता है। तो ये जब बाहर जाते हैं, तो उससे हमारा रुपया और कमजोर हो जाता है। तो एक विशेष साइकिल में हम फंसे हुए हैं, क्योंकि बाहर जो अनिश्चितता का काल है, उस अनिश्चितता के काल की वजह से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी कम हो रहा है। अब 2 प्रश्न मेरे दिमाग में आते हैं। पहला सवाल तो ये आता है कि क्या एफआईआईज़ की, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की, स्टॉक मार्केट में निकट भविष्य में वापसी होने की संभावना है? क्योंकि जब वो वापस आएँगे, तभी स्टॉक मार्केट फूलेगा, तभी उसमें बुल रन जो है बड़े-बड़े पैमाने पर आएगा। क्योंकि वो उनके जाने से स्टॉक मार्केट पूरे साल कमज़ोर रहा और लोगों की आमदनी भी गिरी। एक तो इस प्रश्न का मुझे संक्षिप्त जवाब अनुरोध है अगर आप दें। जी हाँ। दूसरा सवाल ये है कि जो डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत जो बिल्कुल तले में चली गई है, गहराई में चली गई है, गिर गई है बुरी तरीके से, तो इसके ऊपर बहुत सारे अर्थशास्त्री, सरकारी अर्थशास्त्री ये समझाने में लगे हुए हैं कि इससे तो भारत को फ़ायदा है। रुपए की कीमत गिर जाने से भारत को फ़ायदा है, नुकसान नहीं है।
और जो मोदी सरकार के विरोधी है वो याद दिलाते हैं कि जब मनमोहन सिंह के जमाने में रुपए की कीमत गिर रही थी तो बीजेपी बहुत उछल कूद मचाती थी और बड़े बड़े फिल्म स्टार लगातार ट्वीट कर रहे थे। अमिताभ बच्चन से लेके जूही चावला तक ट्वीट करने में लगे हुए थे कि भाई रुपए की कीमत गिरना भारत के सम्मान को गिरने के बराबर है। अच्छा, अब ये बिल्कुल, अब जब रुपए की कीमत उसके मुकाबले बहुत ज्यादा गिर गई है, उसके बाद ये वाला तर्क दिया जा रहा है। तो इन दोनों सवालों का जवाब मिल जाए तो दर्शकों को बड़ा लाभ होगा। तो देखिए, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, वो स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म में रिटर्न के लिए आता है, वो लंबा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। जो लंबे समय के लिए आता है वो उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, क्योंकि वो एक इंडस्ट्री में लगता है, कहीं फैक्ट्री में लगता है। जबकि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो स्टॉक मार्केट में आता है, वो इसलिए आता है कि आपको आज कितना प्रॉफिट मिल रहा है। और जब अनिश्चितता बढ़ जाती है और खासकर जब रुपए में गिरावट है तो आपको डॉलर रिटर्न कम हो जाता है। तो जो डॉलर रिटर्न कम हो जाता है तो वहां पे अमेरिका में रिटर्न बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसलिए वो वहां चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरी है, ये भी एक कारण है जी हाँ, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के जी घटने हाँ, का। जी हाँ। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि बाकी और करेंसीज डॉलर के मुताबिक तेज हुई हैं, है ना, जबकि हमारी करेंसी गिरावट पे है। और उसकी वजह ये है कि लोगों को लगता है कि 50% जो टैरिफ लगा है उससे भारत को एक पीनल वो प्रोविजन है, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से ठीक नहीं होगी। तो इसलिए बाकी और करेंसी बढ़ गई, हमारी करेंसी गिर गई। ये दिखा रहा है कि हमारी करेंसी और हमारे देश की अनिश्चितता और ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमारे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ा है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये जो हमारा जो स्टॉक मार्केट है जो थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है, तो हमारे यहाँ जो इन्वेस्टर हैं, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर जिनको बोलते हैं, तो जो अंदरूनी हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, वो बकायदा पैसा डाले जा रहे हैं, वो सिप में डाल रहे हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में, म्यूचुअल फंड में वगैरह, क्योंकि उनके पास बाकी और कोई जगह नहीं रह गई है जहाँ की वो इन्वेस्ट कर सकें और प्रॉफिट कमा सकें, क्योंकि बैंकों का भी इंटरेस्ट रेट कम हो गया है। तो इन्फ्लेशन के अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन के मुताबिक से यहाँ पे रिटर्न बहुत कम है, तो इसीलिए लोग उधर जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अगर ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दोबारा आने लगे, अगर उनको निश्चितता लगे, तो फिर हमारा स्टॉक मार्केट और तेजी पे होगा। लेकिन ये पेपर गेन कहलाता है, ये रियल इनकम नहीं है। ये तो पेपर गेन है कि आज वो बढ़ गया तो आपकी जो दिखेगा कि आपकी वेल्थ बढ़ गई, और कल गिर गया तो आपकी वेल्थ कम दिखाई पड़ेगी। तो इसलिए ये जो रियल इनकम नहीं है, ये इसका उत्पादन से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, क्योंकि उत्पादन से ही जो वर्कर है उसको तनख्वाह मिलती है, जो प्रोड्यूसर है उनको प्रॉफिट मिलता है, तो उससे फिर हमारी रियल इकोनॉमी में बढ़त होती है। और मेरा मानना है कि अगर स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा उछाल पे आ जाता है तो रियल इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, क्योंकि अगर आपका जो शेयर मार्केट में 20% बढ़ोतरी हो जाती है साल में, तो आपका 20% रिटर्न आ रहा है साल में, जबकि आप नए इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे तो वो इंडस्ट्री को स्टार्ट करने में समय लगेगा 1-2 साल, उसके बाद टीदिंग ट्रबल होगी, तो 3-4 साल बाद जाके 20% प्रॉफिट आएगा। तो इसलिए मेरा मानना है जब स्टॉक मार्केट वगैरह बहुत ज्यादा उछाल पे होते हैं तो रियल इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ता है और वो कमजोर पड़ जाता है। तो इसलिए ये भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट पे निर्भरता रहे, क्योंकि उससे जो रियल इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगा। दूसरा, फिर आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा, तो हमारा जो रुपया है वो जब कमजोर होता है तो उससे हमारे एक्सपोर्ट को फायदा होता है, लेकिन जो हमारा इंपोर्ट है उसके दाम बढ़ जाते हैं, तो उससे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ जाता है हमारी अर्थव्यवस्था में। और खासकर इस समय हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर समझा जा रहा है, इसलिए नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो गया है। मतलब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है देश में और जो यहाँ से बाहर जा रहा है, वो नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो गया है। तो ये हमारा ऐसा नहीं कि बाहर से भी कैपिटल नहीं आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लेकिन भारत से जो वो बाहर जा रहा है, जो भारत से बाहर जा रहा है, तो वो जो दोनों के बीच का अंतर है वो पहले ज्यादा, मतलब बहुत कम होता था, अब वो बहुत ज्यादा हो गया है। तो इसलिए जो नेट है, नेट अमाउंट वो बहुत कम हो गया है। तो इसका भी एक मतलब ये हुआ कि लोग देश से पैसा बाहर निकाल रहे हैं, और उसके पीछे वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे यहाँ क्रोनिक कैपिटलिज्म बहुत है। ये क्रोनिक कैपिटलिज्म के चलते हुए जो मतलब क्रोनी है उनको फायदा होता है, जो क्रोनी नहीं है उनको नुकसान हो जाता है, क्योंकि उनका माने जो सत्ताधारियों के यार हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो उनको डर रहता है कि किसी दिन अगर किसी जो बड़े व्यक्ति की निगाह हमारे ऊपर पड़ गई तो हमें एक्वायर कर लेगा, है ना, तो उसके लिए ईडी का इस्तेमाल, इनकम टैक्स का इस्तेमाल, सब। तो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स तो देश को छोड़ के जा ही रहे हैं।
2014 से 2019 के बीच में करीब 23,000 गए, 2019 में 7,500 गए, 2022 में 7,500 गए। तो जो करीब 2.5 लाख अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, उसमें 50,000 तो लगता है बाहर चले गए हैं और बाहर जाते ही चले जा रहे हैं। जैसे कि करीब 2.5 लाख लोगों ने पार्लियामेंट में एक सवाल का जवाब में बताया था कि 2.5 लाख लोगों ने तो भारत की सिटीजनशिप छोड़ दी है 2023-24 में। तो ये दिखा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में कॉन्फिडेंस कम हो गया है। और वो कॉन्फिडेंस कम होने के पीछे एक तो ये कि हमारी अनिश्चितता है, दूसरा जो हमारे यहाँ माहौल है, माहौल बिगड़ गया है क्योंकि क्रोनी कैपिटलिज्म है, फिर सोशल लेवल पे माहौल बिगड़ा हुआ है, पॉलिटिकल लेवल पे माहौल बिगड़ा हुआ है। तो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सारा कुछ एक साथ देखता है कि पॉलिटिकल भी, सोशल भी, इकोनॉमिक भी, तीनों पे हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम आ गई है कि वो ठीक नहीं है। फिर पॉलिसी में अगर आप देखें तो पॉलिसी में जो हमारा फ्रेमवर्क है वो भी मेरा मानना है सही नहीं है। पॉलिसी से आपने गड़बड़ कर दिया तो नोटबंदी कर दिया, पॉलिसी से आपने गड़बड़ कर दिया तो जीएसटी आपने जो स्ट्रक्चरली फॉल्टी है वो लगा दिया, फिर आपने सडन लॉकडाउन कर दिया। तो पॉलिसी के लेवल पे भी मेरा मानना है कि चीजें सही ढंग से नहीं पेश की जा रही हैं और बहुत सेंट्रलाइजेशन हो गया है। सारी पावर आपका पीएमओ में आ गई है। जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास भी पावर नहीं है, वो देखते रहते हैं कि पीएमओ क्या चाहता है वही वो करते हैं। तो ये इस तरह से इतना बड़ा देश, इतना कॉम्प्लेक्स देश एक सेंट्रलाइज वे में नहीं चल सकता है। आपको पावर डिसेंट्रलाइज करनी पड़ेगी, लोगों को छूट देनी पड़ेगी, जो एक्सपर्ट हैं जिस एरिया के उनकी बात सुननी पड़ेगी। ये नहीं कि पीएमओ से ऑर्डर आ गया तो आपको वो करना ही करना है। तो मेरा मानना है कि हमारे गवर्नेंस का मॉडल भी सही नहीं है, काले धन की अर्थव्यवस्था भी है, क्रोनी कैपिटलिज्म भी है, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से एक माहौल बिगड़ा हुआ है। अच्छा, ये जो सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रही है और कोविड की वजह से देना शुरू किया गया था, लेकिन लगातार वो जारी है। जाहिर है कि अब वो एंटी इनकम्बेंसी को मंद करने का एक हथकंडा बन गया है, लेकिन उसमें तो सरकार को बहुत बड़े पैमाने पर रुपया खर्च करना पड़ता है 80 करोड़ अनाज देने के लिए। और फिर हर चुनाव से पहले प्रदेशों में वो सब किया जाता है लोगों को। जैसे अभी बिहार में 10-10 हज़ार रुपए बाँटे गए, अभी और भी बड़े पैमाने पर खर्चा किया रहा है। आप ही ने पिछली बार कहा था कि अब केंद्र सरकार बिहार को बड़े पैमाने पर रुपए का ट्रांसफर करेगी, तभी बिहार सरकार उन वायदों को पूरा कर पाएगी। तो फिर सरकार के पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? भई सरकार देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है वो सरकार ही ज़्यादा करती है, निजी क्षेत्र तो करता नहीं है। पूरा देश में जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, वो निवेश तो सरकारी क्षेत्र से हो रहा है। निजी क्षेत्र तो कोई निवेश कर नहीं रहा है या ना के बराबर कर रहा है, या उन्हीं जगह कर रहा है जहाँ उसको फ़ायदा होता है, और वो जगह ज़ाहिर है कम है थोड़ी। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आईटी में कर रहा है इन्वेस्टमेंट, बाकी सब जगह तो कर नहीं रहा है। तो सरकार के पास इतना पैसा आता कहाँ से है? और सरकार मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी अपना निवेश भी कर रही है बहुत बड़े पैमाने पर, साथ में इतने बड़े पैमाने पर लोगों को मुफ्त अनाज भी दे रही है, और भी पता नहीं क्या-क्या ऐसी तरह की लाभार्थी योजनाओं में, केंद्र सरकार की लाभार्थी योजनाएँ बहुत हैं, उनमें खर्च हो रहा है। तो ये सब कैसे प्रबंधित कैसे किया जाता है ये? देखिए, एक तरफ आप टैक्स लेते हैं, दूसरी तरफ आप बाजार से आप डेट लेते हैं, ऋण लेते हैं, है ना? ये 2 चीजें हैं जिनसे आप फाइनेंस करते हैं अपना। तो जितना आपका टैक्स है उसके ऊपर जितना खर्चा होता है वो आपका डेफिसिट हो गया। वो डेफिसिट को कवर करने के लिए आप मार्केट में बोरो करते हैं। मार्केट से कहाँ से बोरो करते हैं? मतलब कि जो बाजार में जो लोग सेविंग्स करते हैं उनसे आप उधार लेते हैं, है ना? चाहे बैंक हो, बैंकों में लोग अपनी सेविंग्स डालते हैं, अच्छा, है अच्छा। ना? या जैसे बॉन्ड्स फ्लोट करते हैं, जो मतलब जिनके पास सेविंग होती है, जैसे एलआईसी वगैरह हैं, वो सब अपना ये सब करते हैं। तो 2 तरीके हो गए, एक तरफ टैक्स रेवेन्यू और दूसरी तरफ आपकी जो बोरोइंग है ना? एक तरफ ये इनकम 2 टैक्स, जीएसटी से पैसा मिला वो, मतलब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स आ गया, आपका कॉर्पोरेशन टैक्स आ गया, म्युनिसिपैलिटीज को प्रॉपर्टी टैक्स आ गया, फिर आपका जो स्टैम्प ड्यूटी आ गया। इस तरह से कई तरह के डायरेक्ट टैक्स होते हैं। फिर इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब अप्रत्यक्ष, यानी कि आप जैसे कंजम्पशन करते हैं तो जो भी चीज कंज्यूम करेंगे उस पर एक टैक्स होगा, जीएसटी होगा, है ना? तो वो आप जो कंजम्पशन के थ्रू उसको टैक्स करते हैं। तो अब वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पहले बहुत सारे होते थे, अब 17 को कंबाइन करके जीएसटी में कर दिया है, और थोड़े बहुत छोटे मोटे और हैं, जैसे पेट्रोलियम पे है, लिकर पे है, इस तरह के एक्साइज ड्यूटी वगैरह हैं जो अभी भी सरकार लेती है, पर ज्यादातर को कंसोलिडेट करके जीएसटी के अंदर ले आए हैं। तो जीएसटी का पलड़ा भारी है क्योंकि वो करीब 11% जीडीपी का ले रहा है इनडायरेक्ट टैक्स, और जो आपका डायरेक्ट टैक्स है वो करीब 6.5% आ रहा है।
तो इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होता है, मतलब उसका भार आम आदमी पे भी पड़ता है, जबकि डायरेक्ट टैक्स जो उसका भार जो सिर्फ अमीर लोगों के ऊपर पड़ता है। तो जैसे भारत में 9 करोड़ लोग हैं जो अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं या टीडीएस पे करते हैं, है ना, लेकिन उसमें से करीब 7 करोड़ हैं जो बहुत कम रिटर्न फाइल करते हैं या वो जीरो रिटर्न फाइल करते हैं, है ना, तो वो मतलब एक तरह से मार्जिन पे हैं। तो एक तरह इफेक्टिवली कहा जाए तो 2 करोड़ ही ये लोग हैं जो इफेक्टिव टैक्स पेयर हैं। अब 150 करोड़ में 2 करोड़ का होना मतलब 1.3% ही लोग हैं जो कि इफेक्टिव टैक्स पेयर हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ काले धन की अर्थव्यवस्था बहुत तेज है और हमने इनकम टैक्स में और कॉर्पोरेशन टैक्स में छूट बहुत तरह की दे दी है, इसलिए डायरेक्ट टैक्स हमारा कम कलेक्ट हो रहा है। तो हम जीएसटी पे और बाकी इनडायरेक्ट टैक्स पे ज्यादा निर्भर करते हैं, जिसका बोझ फिर हमारे गरीब लोगों के ऊपर ज्यादा पड़ता है। तो इस तरह से हम जो फाइनेंस करते हैं तो उसमें अगर आप देखें तो लाभार्थियों को जो मिल रहा है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है, मतलब कि आप जो ज्यादा 3-4 लाख करोड़ रुपए साल का दे रहे हैं, है ना, तो 3-4 लाख करोड़ रुपए कोई बहुत नहीं है, जबकि आप जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करीब जो सेंटर का ही अकेले है वो करीब 11.5 लाख करोड़ रुपया है। और वो 11.5 लाख करोड़ रुपया जो जा रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, वो ज्यादातर कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में जा रहा है। वो जा रहा है आपके रेलवे फ्रेट कॉरिडोर, हाईवे, आईटी सेक्टर, पावर सेक्टर, जहां पे रोजगार ज्यादा पैदा नहीं होता। जहां पे रोजगार ज्यादा पैदा होता है जैसे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसमें आप कटौती कर देते हैं, शिक्षा में उसमें कटौती कर देते हैं, स्वास्थ्य है उसमें कटौती कर देते हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट ये जो क्षेत्र हैं इनमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा होता है, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती है। तो इसलिए हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बड़ी समस्या है और सरकार की गलत नीतियों की वजह से, क्योंकि सरकार चाहती है कि हम संगठित क्षेत्र को बढ़ावा दें। जितना आप बड़े हाईवेज बनाएंगे, जितना आप जो फ्रेट कॉरिडोर बनाएंगे, उतना जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो जो गांव-गांव तक पेनिट्रेट कर जाएगा और वहां पे जो छोटे-छोटे उद्योग धंधे उनको डिस्प्लेस कर देगा। तो हमारी सरकार की नीति रही है पिछले 10 साल से कि हम ऑर्गेनाइज सेक्टर को बढ़ावा दें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को नहीं बढ़ावा देना। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही तो रोजगार है, 94% लोग वहां काम करते हैं। अगर उसको धक्का लगेगा तो फिर आपका रोजगार कम हो जाएगा। जब रोजगार कम हो जाएगा तो मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी और जब डिमांड कम हो जाएगी तो फिर आपकी ग्रोथ रेट पे असर पड़ेगा। और वही आरबीआई का डेटा दिखाता है कि आरबीआई का डेटा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का डेटा होता है कि आप मतलब अगर आपकी जो क्षमता 100 है तो आप कितना उत्पादन कर रहे हैं 100 में, तो वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कहता है। अगर आपकी डिमांड नहीं होगी तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम रहेगा। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी 75 के आसपास चल रहा है। तो अगर 75 के आसपास चल रहा है तो आप अपना जो कैपेसिटी है उसको 110 क्यों बढ़ाएंगे? आप इन्वेस्ट करके 110 तभी बढ़ाएंगे जब आप ये 85-90 बेच रहे हैं। अगर आप 75 ही बेच रहे हैं तो फिर आपका नुकसान और हो जाएगा। तो हमारा प्राइवेट सेक्टर यही तो कह रहा है। प्राइवेट सेक्टर कह रहा है कि हम इन्वेस्टमेंट तो तब बढ़ाएं जब हमारी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ाने के लिए जो गरीब आदमी है उसके हाथ में परचेजिंग पावर होनी चाहिए। तो जो हमारे जो असंगठित क्षेत्र है, जिसमें कि जब ई श्रम पोर्टल सेटअप हुआ तो उसमें बताया गया कि 30 करोड़ लोगों ने रजिस्टर किया। ये तो प्रधानमंत्री जी ने खुद ही बोला था कि 30 करोड़ ने रजिस्टर किया, और उसमें से 90% लोगों ने शुरू में बताया कि वो 10,000 रुपए से कम कमा रहे हैं। उसी तरह कृषि में देख लीजिए, कृषि में जो 2017-18 का सर्वे था तो जो एवरेज किसान है उसकी 27 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आज उसकी आमदनी है कृषि से, तो वो भी गरीबी की रेखा के आसपास है। तो जब 90% लोग गरीबी की रेखा के आसपास हैं तो डिमांड ज्यादा कैसे बढ़ेगी? तो हमारी सरकार को अपना फ्रेमवर्क बदलना पड़ेगा, अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि जी हम ऑर्गेनाइज सेक्टर को बढ़ावा देंगे, हम अपने क्रोनीज को आगे बढ़ाएंगे। उनको नीति बदल के जो आम आदमी है उसकी तरफ नीति लानी चाहिए कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। अब मतलब बहुत सारी महिलाएं हैं उनको काम नहीं मिलता, उन्होंने लेबर फोर्स में से पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो अगर आईएलओ की परिभाषा के हिसाब से चलें तो हमारे देश में वो करीब 50 के आसपास है, जबकि और बड़ी जो अर्थव्यवस्था है, चीन है, ब्राजील है, अमेरिका है, वहां पे वो 65-70 होता है। तो हमारे यहाँ 15-20% लोग कम काम कर रहे हैं। तो उससे फिर बेरोजगारी तो है ही, गरीबी भी उससे बढ़ती है, क्योंकि अगर परिवार में सब लोग काम करेंगे तो परिवार की आमदनी बढ़ेगी। तो इसलिए हमारे जो समस्या है आज अर्थव्यवस्था की, जो 2025 में दिख रहा है हमें कि हमने इनकम टैक्स में छूट दे दी कि डिमांड बढ़ जाएगी, पर ये गलत धारणा थी। इनकम टैक्स तो कौन पे करता है? जैसे मैंने कहा इफेक्टिव इनकम टैक्स तो 1.2%, 1.3% लोग पे करते हैं, वो तो सब अमीर हैं। तो अमीर को फायदा होगा इनकम टैक्स की कटौती में, और जो हमारे कुछ जो मिडिल क्लास है वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो बस इतना ही होगा, पर वहां से डिमांड इतनी नहीं बढ़ने वाली। फिर आपने जीएसटी में कटौती कर दी, पर जीएसटी भी तो संगठित क्षेत्र पे लगता है, वो असंगठित क्षेत्र पे नहीं लगता है।
तो वो भी संगठित क्षेत्र को फायदा पहुंचा रहा है, और डिमांड और फिर संगठित क्षेत्र की तरफ जाएगी तो हमारा कंजम्पशन और गिर जाएगा, हमारे जो असंगठित क्षेत्र वो और पिट जाएगा। अगर 94% के जो रोजी रोटी पे और रोजगार पे असर पड़ेगा, फिर आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको उसको जो अनाज देना पड़ेगा। फिर क्योंकि उसका विश्वास खत्म हो गया है पॉलिटिशियंस पे, तो हर इलेक्शन पे आपको उनको कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। आप जो कभी जो 10,000 रुपए बांटेंगे, कभी आप जो बस टिकट देंगे, कभी आप कुछ देंगे। इससे फिर हमारे स्टेट्स का बजट गड़बड़ा गया है। स्टेट्स का बजट मतलब महाराष्ट्र में जो प्रॉमिस किया था वो नहीं दे पा रहे, दिल्ली में जो प्रॉमिस किया था वो नहीं दे पा रहे हैं। फिर उसी तरह कर्नाटक में परेशानी आ गई, हिमाचल में जो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल पा रही थी, है ना। तो ये सारा जो हमारा जो बजट है स्टेट्स का, और स्टेट्स पे ही दायित्व है कि वो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार जनरेशन पे। तो अगर स्टेट्स की फिस्कल हालत खराब होती है तो ये जो सारे सोशल सेक्टर्स है इनकी हालत खराब हो जाएगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारे जो माइंडसेट है पॉलिसी मेकर का सेंटर में, उसको बदलना बहुत जरूरी है। उनको ये सोचना पड़ेगा कि हम कैसे असंगठित क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। अच्छा, और एक बात, एक छोटी-सी बात मैं बीच में, माफ़ कीजिए, बोल रहा हूँ। जैसे हम लोग अपना जीवन जीते हैं, तो हमारे ऊपर अगर कर्ज़ा होता है तो हमें नींद नहीं आती। अच्छा, मतलब कर्ज़ा होने पे हम हमेशा विचलित रहते हैं, हमें उसकी किश्त का भुगतान करना है। हमारी इनकम में ज़रा-सा भी व्यवधान आता है तो हमें लगता है हम किश्त कैसे भुगतान कर पाएँगे? किश्त नहीं भुगतान करेंगे तो हमारे ऊपर एक्शन हो जाएगा, हमारी बेइज़्ज़ती भी हो जाएगी सब। अच्छा, अब राज्यों के ऊपर बहुत-बहुत कर्ज़ा है, जैसा कि आपने बताया। केंद्र सरकार के ऊपर भी अनाप-शनाप कर्ज़ा है, क्योंकि तो लगातार डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के अलावा बाकी सब कुछ कर्ज़ा लेके ही कर रही है। अभी आपने बड़ी अच्छी तरह उसकी व्याख्या की। तो इन लोगों को क्या लगता है, ऐसा नहीं लगता कि एक दिन अचानक इनका पूरा शिराज़ा ढह जाएगा? नहीं, ऐसा है, देखिए मैक्रो में जो होता है वो अलग होता है, और माइक्रो में हम जो इंडिविजुअल की बात समझते हैं वो अलग होती है। हुँ, आजकल बल्कि माइक्रो में भी अगर आप देखें तो बहुत सारे जो नौजवान लोग हैं हुँ, वो ईएमआई पे कर रहे हैं, मतलब वो कर्जा लेके वो अपना चीजें खरीद रहे हैं। हुँ, उनको लगता है कि उनकी आमदनी बढ़ती चली जाएगी, वो पे कर देंगे, हुँ, है ना। तो इसलिए एक कॉन्फिडेंस है उनके दिमाग में। हुँ, पर जहां पे कि बेरोजगारी बढ़ेगी तो एकदम वो फंस जाएंगे, हुँ, क्योंकि जब बेरोजगारी होगी तो वो फिर उनकी आमदनी बढ़ेगी नहीं, हुँ, उनकी आमदनी जो खत्म हो जाएगी। तो पहले ये होता था कि हम पहले बचत करते थे, उसको इन्वेस्ट करते थे। हुँ, लेकिन आज हो गया कि इन्वेस्ट करिए, है ना। तो इन्वेस्ट करेंगे और आपकी आमदनी बढ़ेगी उससे, तो हो जाएगा। तो इसी तरह जैसे कि केन्स ने भी कहा था कि हुँ, भाई इन्वेस्टमेंट डिटरमिन सेविंग्स, मतलब आप इन्वेस्ट करेंगे तो सेविंग्स और बढ़ेगी। हुँ, तो इन्वेस्टमेंट से उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ने से लोगों की आमदनी बढ़ती है, आमदनी बढ़ने से उनकी जो सेविंग बढ़ जाती है। तो एक तरह से ये कहा जाता है नेशनल इनकम जो आइडेंटिटी है, तो इन्वेस्टमेंट इक्वल सेविंग्स इज एन आइडेंटिटी। हुँ, मतलब कि जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उतना सेविंग होगा। अब वो सेविंग किस प्रकार से होगा, किसके हाथ में होगा, वो एक अलग चीज होती है, लेकिन सेविंग बढ़ जाएगी। लेकिन जो आपने बात पॉइंट आउट की कि स्टेट्स पे और सेंटर पे कोई रोक टोक नहीं है कि कितना वो जो ऋण ले। लेकिन जो स्टेट्स हैं उन पे एक जो बंधन है, जो 3% से ज्यादा अपना डेफिसिट नहीं हो सकता है उनका, तो वो ज्यादा फिर और बोरो नहीं कर सकते। तो इसलिए उनकी हालत खराब हो जाती है कि जब वो उनको उनके ऊपर बंधन है। और फिर जो हमारे टैक्स रिसोर्सेज है वो सेंटर के हाथ में ज्यादा हैं, स्टेट्स के हाथ में कम है। तो सेंटर की हालत इतनी खराब नहीं होती जितनी कि स्टेट्स की हो जाती है। तो दो चीजें हो गई, सेंटर बोरोइंग बढ़ा सकता है और उसके टैक्स रिसोर्सेज ज्यादा हैं जो स्टेट्स के नहीं है। तो स्टेट्स इसलिए परेशानी में जाते हैं, सेंटर की परेशानी उतनी नहीं होती है हमारे यहाँ, जैसे कि समझा जाए। तो अब आपको क्या लगता है, अभी अब 2000, अभी तक तो जो चलिए 1 साल और गुज़र गया, अब 2026 हमारे सामने आ रहा है। तो 26 में भारतीय अर्थव्यवस्था, केंद्र के ऊपर बहुत अनाप-शनाप कर्ज़ा है, राज्यों के ऊपर बहुत कर्ज़े हैं, महँगाई भी व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो आंकड़े में भले ही कम दिखा लें, कम नहीं हो रही है, बेरोज़गारी भी बढ़ती चली जा रही है, फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी टोटा है, स्टॉक मार्केट भी कमज़ोर पड़ा हुआ है, वहाँ भी पोर्टफ़ोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। तो ये तो बहुत एक तरह की अंधेरी और धुंधली तस्वीर पेश करता है भारतीय अर्थव्यवस्था की। देखिए, क्योंकि हम लोग अपनी और जो असंगठित क्षेत्र है, उसकी तरफ सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। ना 94% लोगों को रोज़गार मिलता है, उसकी भी हालत खस्ता है पूरी तरीके से, वो लगातार गिरता जा रहा है। झूठे आंकड़े देकर सरकार किसी तरीके से बता रही है कि हमारा वो बढ़ रहा है जीडीपी। जी। तो मेरा मानना है कि जो आज हमारी सरकार ने जो नीतियां अपनाई हैं, तो 2025 में हमारी परेशानी बरकरार रही है। 2024 में थी, लेकिन 2025 में ट्रंप के आने से एक्सटर्नल सेक्टर पे और ज्यादा परेशानी हो गई। हुँ, तो इसलिए हमारे जो बाहर की समस्या है और अंदर की समस्या दोनों ही बढ़ती चली जा रही हैं।
अब वो आगे आने वाले समय में ट्रंप के साथ समझौता होता है नहीं होता, ये देखने की बात है। अगर ट्रंप के साथ समझौता होता है तो चीजें बदलने लगेंगी, क्योंकि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो फिर एक बदलेगा। लेकिन ट्रंप एक राजा की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो सबसे कंसेशन ले रहे हैं। उन्होंने ईयू से कंसेशन लिया, उन्होंने जो जापान से लिया, कोरिया से लिया, सबसे। वो भारत से भी कंसेशन लेना चाहते हैं, लेकिन जो वो कंसेशन हमसे चाहते हैं वो हमारे लिए करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम रूस के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक लिंक हैं। हमारा जो कृषि है उसको हम खोल नहीं सकते, क्योंकि वहाँ 85% जो कृषक हैं वो छोटे और मझोले हैं। वो जो अमेरिका के ट्रेड के वो उसके खिलाफ वो खड़े नहीं हो पाएंगे। अमेरिका में सुनने में आता है कि जो एवरेज किसान है उसको 25 लाख रुपए की जो सब्सिडी मिलती है उसके ऊपर उसकी आमदनी है, जबकि हमारे यहाँ जो एवरेज किसान है वो तो 1-1.5 लाख रुपए ही कमाता है साल का। तो हमारा किसान जब बाहर से माल आएगा तो उसके जब दाम जब डिप्रेस होंगे तो उसकी आमदनी तो और कम हो जाएगी। तो इसलिए ये संभव नहीं है कि हम अपना कृषि का बाजार खोल दें और हमारा कृषि ठीक ठाक चलता रहे। और उसी में आप देखें तो 46% तो लोग काम करते हैं और 8 से 10 करोड़ किसान उसमें हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में अगर लोगों को असर पड़ेगा तो फिर एक बहुत प्रॉब्लम आएगी। लेकिन मेरा मानना है कि सरकार की कुछ मंशा बन रही है कि शायद वो कृषि का बाजार धीरे धीरे खोले। इसीलिए जो लेबर सेक्टर है, लेबर सेक्टर में उन्होंने जो पॉलिसी बदली है। 4 लेबर कोड जो 2019-20 में पास हुए थे, उनको एकदम से नवंबर में उन्होंने लागू करना शुरू कर दिया है। वो इसलिए जिससे कि जो लेबर है उसमें ट्रेड यूनियंस कमजोर हो जाएं, तो वो कमजोर हो जाएंगी तो फिर जो ट्रेड यूनियन है वो जो ज्यादा अपना डिमांड नहीं कर पाएंगी वेजेस बढ़ाने का। इसका फायदा हमारे बिजनेस पे पड़ेगा। दूसरी तरफ जैसे पहले बात हुई थी कि जब रुपया कमजोर हो रहा है तो उससे एक्सपोर्टर्स को कुछ और बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये एक्सपोर्टर्स को और बिजनेसेस को फायदा पहुंचाने के लिए ये लेबर कोड लागू किए जा रहे हैं। उधर रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को अब ये वीबीजी राम जी बिल से रिप्लेस कर दिया है। ये मुझे लगता है कि रिच फार्मर को एक कंसेशन दिया जा रहा है कि रिच फार्मर को ये वो कहते थे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की वजह से हमें लेबर नहीं मिल रहा है, उससे वेजेस बढ़ जाती हैं। तो अगर ये जो नया बिल जो इन्होंने पेश किया है उसमें जिस तरह के प्रावधान रखे हैं उससे वहां पे रूरल एम्प्लॉयमेंट जब कम होगा तो उनकी वेजेस कम हो जाएंगी। तो वो चाहते थे रिच फार्मर, तो रिच फार्मर को ये कंसेशन शायद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे कृषि का बाजार खोलने की मंशा है, जिससे कि एक ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ हो जाए। पर लेकिन मेरा मानना है इससे जो वर्कर है वो नाराज है, इससे जो किसान है वो नाराज है। तो मेरा मानना है कि करीब 80-90 करोड़ लोग इससे नाराज होंगे। ये एक पॉलिटिकल जोखिम सरकार ले रही है। कितना उसको जो मतलब कन्विंस्ड है कि इससे उसको फायदा होगा ये मुझे पता नहीं, पर मुझे लगता है कि उनको पॉलिटिकली इससे काफी नुकसान होगा कि इतना बड़ा तबका 80-90 करोड़ जिनकी आमदनी के ऊपर असर पड़ेगा, उनकी बार्गेनिंग पावर पे असर पड़ेगा, तो वो लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे ये मुझे लगता नहीं है। तो अगर किसान और जब वर्कर ये दोनों मिलके अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो मुझे लगता है जैसे कि फार्म बिल पे जो हुआ था उसी तरह यहाँ पे भी इनको थोड़ा शायद रुकना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। नए साल की जो आर्थिक संभावनाएं और जो अंदेशे हैं उनके ऊपर आपने रोशनी डाली, और जैसा कि हमेशा होता है कि आप बहुत सरल भाषा में बहुत ही कठिन और आंकड़ागत प्रश्नों को समझाते हैं। इससे नई परख के दर्शकों में आपकी वार्ताएं, आपके साथ वार्ताएं बड़ी लोकप्रिय हो रही हैं। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते। थोड़ा लंबा हो गया लगता है।